चलो, तो यहाँ पर क्या है कि मैं हीजल की बात उठा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसमें नई स्लाइड ले लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और ये हो सके तो लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आती है चीजें, ठीक है। आई यूज ब्लैक स्क्रीन ना, मुझे वो अच्छा लगता है। चलिए, अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है तो ये किसी आर्टिकल में मेंशन होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? एब्सोल्युटली। अब देखिए, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ये आया तो एक आइडिया से ही है, एक कॉन्शियसनेस से आया है, यस और नो। एक आइडिया था कि लोकतंत्र में कुछ ऐसा संस्थान चाहिए जो चुनाव को निष्पक्ष होकर कराए। क्या कहा मैंने? ऐसा संस्थान चाहिए जो चुनाव को निष्पक्ष, अनबायस होके कराए। और वो अनबायस कैसे होगा? अनबायस होगा जब वो पूरी शक्ति अपनी कहां से लेगा? संविधान से। कहां से लेगा? संविधान से। अगर वो सरकार पे निर्भर होगा तो सरकार उस पर दबाव डालेगी, और वो अपना जो उसका एक निष्पक्षता होनी चाहिए, अनबायसनेस होनी चाहिए, वो छोड़ देगा। इसीलिए आपका जो ये संस्थान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कहां डाला गया है? डायरेक्टली इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की एक रीढ़ की हड्डी होती है, और चुनाव हमेशा क्या होने चाहिए? निष्पक्ष। क्या मैं समझा पाया? अब ये आइडिया था। अब ये आइडिया के बाद क्या हुआ? देखो इसमें कैसे फिर चेंज होता है। एक आइडिया पहले चेंज होता है, फिर इंस्टीट्यूशन चेंज होता है। अब मैं आपको सीधे ले जा रहा हूं 61st अमेंडमेंट में। कहां ले जा रहा हूं? 61st अमेंडमेंट कब हुआ था? कब कब हुआ था ये? सर इन 1988 में हुआ था। बिल्कुल। और इसमें क्या हुआ था? जो एक 21 साल का व्यक्ति था, अब वो 18 साल का व्यक्ति, आप सभी जानते हैं पहले 21 साल का व्यक्ति वोट दे सकता था, आप कितने साल का देगा? 18 साल का। तो आप समझ रहे हैं इस वजह से हुआ क्या कि 5 करोड़, कितने? लगभग 5 करोड़ वोटर्स की संख्या बढ़ गई। अब इस डिक्रीज ऑफ एज की वजह से क्या हुआ? 5 करोड़ जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। अब क्या हुआ? लोड आ गया किस पे? लोड किस पे आ गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसीलिए क्या हुआ, अभी तक यानी कि 1989 तक, क्योंकि 61st अमेंडमेंट लागू कब हुआ था? 89 में। कब हुआ था लागू? 89 में लागू हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो क्या हुआ? अब 5 करोड़ मेरे वोटर्स बढ़ गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई? लोड आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो अब यहां पर क्या दिखेगा? यहां पर एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करता था, इसके साथ 2 और जोड़ दिए गए। तो फिर हमें दिख रहा है कि 1989 से हमें कितने दिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? कितनी ये जो टीम है ये कितने होगी? 1+1+2, यानी कि टोटल कितने हो गए? 3। और फिर आप देखेंगे ये फिर क्या हुआ था? 1990 में इसको फिर 1 कर दिया था, पर 1993 में इसको फिर से 3 कर दिया। तो आज आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब आप देखते हैं तो एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और बाकी क्या होते हैं? 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन है हमारे वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन है? सर राजीव कुमार। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आज हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार, और बाकी हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी नाम आपको आने चाहिए। तो यहां पर आप देखो, एक अमेंडमेंट जो होता है संविधान में, वो भी तो एक सोच होता है, होता नहीं होता? बताओ, सोच होती है। चलो भाई एक काम करते हैं, 21 साल से अब 18 साल कर देते, तो सोच हुई नहीं हुई? अब उस सोच की वजह से आपको नहीं लग रहा कि जो हमारा संस्थान है, यानी कि जो यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूशन कौन सा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या एक सोच की वजह से इंस्टीट्यूशन में चेंजेस हुए नहीं हुए? बताइए। यस सर। तो यही बात हमारा जो हीजल है वो कहता है, और एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो जस्ट हमें क्या मिलता है? इट्स ऑल अबाउट द आइडिया या कॉन्शियसनेस, जो शुरुआत करती है समाज के जो संस्थान हैं उनको परिवर्तन करने में, उनको चेंजेस करने में। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। देखो एग्जाम्पल आपके रेडी। अब जो भी मैंने आपको समझाया, अभी आपने एग्जाम्पल उठाया, अब जरा इसको पढ़ो, जरा सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं जिस पे आपने ध्यान देना है। सर की ये एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुई थी कि अब अगर क्योंकि पॉपुलेशन जैसे क्योंकि एज घट गई थी
एंड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो ये दिमाग में आया कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो कमिश्नर्स हैं, वो बढ़ने चाहिए। हाँ, फिर दैट्स व्हाई लोड बैलेंस कैसे होगा? मैंने बताया ना, आपने ये भी याद रखना है, 5 करोड़ जनसंख्या, ये भी हम मैंने डेटा दिया ना आप लोगों को, तो आपके हमेशा अब बातों में क्या कहना, आपने सिर्फ यहां तक नहीं कहना है, आपने ये कहना है कि इस वजह से क्या हुआ, कितने वोटर्स बढ़े, लगभग 5 करोड़। 5 करोड़। तो यही तो आपको बेटर बनाएगा और उसे, यस और नो? सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो हमने ये, जैसे आपने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताया, ये एक मैनिफेस्टेशन होगी, जैसे हम इनको देख के सारे काम करते हैं पर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना, जो हमारे समझने वाली बात है, इट्स ऑल अबाउट आइडिया, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। इसीलिए देखो, आप मुझे बताओ, आप खुद बताओ कि आर्टिकल 368 क्यों रखा गया है? आर्टिकल 368 क्या सपोर्ट करता है? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट तो उनके लिए हो गया ना जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आइडिया आया है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, कम से कम 33% सीटें क्या होनी चाहिए महिलाओं की। तो दिस इज कॉन्शियसनेस, एक चेतना है कि भैया समाज में महिलाएं। अच्छा एक बार बताइए, कोई समाज बिना महिलाओं के आगे बढ़ सकता है? मानते हैं पूरी हर महिला को गायब कर दो, हर महिलाएं हट जाए, तो समाज की सबसे छोटी यूनिट जो फैमिली होती है वो ही नहीं बढ़ सकती एक महिला के बिना, तो समाज तो कैसे ही बढ़ेगा? तो फिर तो ये विचार आया, फिर उन्होंने सोचा चलो एक काम करो यार, जो राजनीतिक आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो महिलाओं को दिया जाए। तो ये आइडिया आया, और आइडिया कैसे दिया जा सकता है? आर्टिकल 368। तो यहाँ पर हमें हीजल की बात सही दिखती है कि इट्स ऑल अबाउट आइडिया, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, चेतना ही ना कि महिलाओं को सम्मान दो, महिलाएं इतना करती हैं, यस और नो? यस। चलिए, अब यहाँ पर भी उसने थीसिस और एंटीथीसिस वाली बात कही थी, और पर याद करिए प्लाटो का जो थीसिस और एंटीथीसिस था उसमें एक ही आगे आता था, पर हमारा जो हीजल का जो, हाँ, इसमें हमें दोनों की क्वालिटी दिखती थी। हाँ दोनों के अपना अपना एक असर नजर आता है। हाँ, और ये तब तक चलता है, ये जो लूप है थीसिस एंटीथीसिस, ये तब तक चलता है जब तक आपका जो आइडिया है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट ना हो जाए, परिपूर्ण ना हो जाए, ठीक है? तो एक बार ये दोनों पॉइंट फटाफट पढ़ लीजिए और मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया। जी सर, डन। आगे सर। ओके, अब आ जाओ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में। डायलेक्टिकल हमारा खत्म हो गया, हिस्टोरिकल में मैंने, ये तो बहुत आसान है, एक बार इसको मैं पहले आपको जिस दे देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे। पूनम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हिस्टोरिकल में याद करिए कि हमने, अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की बात करूं, तो वहां पर भी हमें दिखता है कि भैया वहां पर भी हमें एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट दिखी है, ठीक है? किस किस के बीच दिखी है हमें? एक मास्टर और, ठीक है? फिर हमें मिडिवल में क्या दिखा है? और मॉडर्न में, क्योंकि कार्ल मार्क्स के हिसाब से मॉडर्न में क्या आएगा? बिल्कुल, आप उसको स्पेसिफिकली बोल रही हैं, गुड। और इन जनरल हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, ठीक है? यानी कि इतिहास में आपको इस तरह से एक मूवमेंट दिखा है, इतिहास इस तरह से बढ़ता हुआ दिखा है आपको, और इस इतिहास के पन्नों में आपने ये देखा कि समाज जो है वो 2 क्लासों में डिवाइड हुआ है, और हमेशा क्या हुआ? रिवोल्यूशन हुआ, इसके बीच भी रिवोल्यूशन आया है, इसके बीच भी रिवोल्यूशन आया है, यस और नो? क्योंकि यहाँ पर का रिवोल्यूशन क्या कहलाता है? फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा है, राइट? आइए अब जरा जो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो इसको हम आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डायलेक्टिकल मेटलिज्म है, जो पहले वाला है, वो ज्यादा फिलोसफिकल बातें करता है, क्योंकि हमने कहा ना इट्स ऑल अबाउट आइडिया, पहले आइडिया आता है, पहले विचार आता है, फिर चेंजेस होते हैं, तो इस तरह की बातें हम कहाँ करते हैं? फिलोसफी में, यस और नो? और जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म है जो हम अभी पढ़ेंगे, वो ज्यादा क्या दिखाता है? साइंटिफिक बेसिस। यानी कि आप कह सकते हैं कि डायलेक्टिकल मेटलिज्म है नॉर्मेटिव अप्रोच का, और हिस्टोरिकल मेटलिज्म क्या है? आपका एम्पिरिकल अप्रोच का। क्या मैं कह सकता हूं?
जी सर, कैसे? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपको मैंने बताया कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो हर बातों को इकोनॉमिक एंगल से ज्यादा दिखाते थे, याद करिए मैंने हमेशा बोला है आपको। तो वो कहते हैं कि कोई भी एपॉक हो, एपॉक तो अब आप समझ गए होंगे, समय काल। बिल्कुल बेसिकली टाइम। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक रिलेशन दिखता है हर चीज में, ठीक है। जहां पर हमें दिखता है कि जो कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होता है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम आप सभी जानते होंगे। यस सर। तो ये जितना भी होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि लोग क्या करें, अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पाए। यस और नो। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास चीनी है, तो तुम मुझे चीनी दे दो क्योंकि मुझे चीनी नहीं है मेरे पास। तो ये इस तरह से। उसमें आईबीसी में। जी 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 जी, एक सेकंड, ये क्या हुआ, एक सेकंड। ओके। ओके, तो ये हमने देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बात की जाती है परफेक्ट सोसाइटी की। परफेक्ट सोसाइटी मैंने अभी आपको बताया, परफेक्ट सोसाइटी हम उसे मानेंगे कि जहां पर हमारी जो नेसेसिटी है वो पूरी हो जाए। हमारी जिंदगी की नेसेसिटी क्या होती है, रोटी कपड़ा और, रोटी कपड़ा मकान हो सबके पास। ठीक है। अगर सब लोगों को ये मिल जाए तो इसको हम एक परफेक्ट सोसाइटी मानते हैं, ठीक है। अब ये जो रोटी कपड़ा और मकान है, ये वन डे प्रोसेस नहीं होती है, ये वन डे प्रोसेस नहीं होती है, इसमें समय लगता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों की नेसेसिटी जो होती है उसको भरने के लिए समय लगता है। टेक एन एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत गरीब है, तो उसके पास मकान नहीं है, तो उसको कोई भी आदमी अपना मकान थोड़ा दे देगा, तो उसकी वो मदद करेगा, धीरे धीरे उसको काम देगा, जिससे कि वो धीरे धीरे अपना मकान भी पूरा कर ले। तो रोटी और कपड़ा, रोटी कपड़ा और जो मकान वाले कॉन्सेप्ट हैं उसमें लगता है समय, ये एक दिन का काम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या समझना है, जो परफेक्ट सोसाइटी होती है उसको लाने में समय लगता है। यस और नो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, दीज कंडीशंस टेंड टू अटेन अ परफेक्शन इन द कोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यानी कि ये जो आपूर्ति होती है, यानी कि जो ये जो भी रोटी कपड़ा और मकान है, यानी कि जो डिमांड है, ये डिमांड जो फुलफिल होती है वो एक दिन में नहीं होती है, इसमें लगता है टाइम। इसमें क्या लगता है, टाइम। ये समय पर होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी ऐसा थोड़ा कहा जाता होगा कि 2024 में ये घोषणा की जा रही है कि हम 2025 में स्मार्ट सिटी बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, इट टेक्स सम टाइम। सर जैसे कार्बन फ्री कंट्री मोदी जी ने बोला है 2030 तक, बिल्कुल, कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, जर्नी है। एब्सोल्युटली। तो कहने का देखो, यहां से आपको एक बात शायद अब आज ही पता चले, आई गेस। देखो, परफेक्ट सोसाइटी, कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सरकार आएगी, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार आएगी, उसका सबसे पहला काम होता है वो एक परफेक्ट सोसाइटी करेगी। क्या करेगी, परफेक्ट सोसाइटी करेगी। आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, पर परफेक्ट सोसाइटी बनाएगी। तो इसीलिए कोई भी सरकार को कितना समय दिया जाता है, 5 साल का। एक समय पर कितना समय दिया जाता है, 5 साल का। ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए हर साल चुनाव कराए जाएंगे, नहीं। 5 साल का समय ये माना जाता है कि ये इनफ टाइम होता है कि समाज में परिवर्तन लाए जा सकता है। क्या मैं समझा पाया? यस अगर से गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है वो एक साथ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो धीरे धीरे ही करती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे अब हो सकता है आप में से कोई मेरी बात से नाराज हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, बीजेपी 10 साल रह गई है, मैं ना बीजेपी के सपोर्ट में हूं ना मैं कांग्रेस के, ठीक है, क्योंकि मैं एक सेक्युलर आदमी हूं अभी फिलहाल, ठीक है। पर यह है कि मेरा यह मानना है कि अब देखो 10 साल में बहुत सारी चीजें सॉल्व भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं है। अब मौका किसी और को मिलना चाहिए, राइट। उनको भी तो मौका दो, देखते हैं वो क्या करते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या सीखे, जो हिस्ट्री वाली बात है, जहां पर मैंने आपको एक रिवोल्यूशन वाली बात बताई थी, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थी, असल में वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहां आती है, ठीक है। अब देखो, जब आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ोगे ना, रुको एक सेकेंड, क्लास कॉन्फ्लिक्ट अभी आप कहोगे सर आपने मुझे यहां वाले में बता दिया, हिस्टोरिकल वाले में। हिस्टोरिकल वाले में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है वो बिल्कुल अंदर समाहित होती है, इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, बिल्कुल जुड़ी हुई। जो समझाई जाती, जो सुपर हाँ, सरफेस पे नहीं होती लेकिन वो हिडन होती है। बिल्कुल, वो नेक्सस होता है, उसमें संबंध बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरिकल वाले में ये बताया जाता है आपको कि किस तरह से सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं,
गिव एंड टेक करते हैं, और ये जो गिव एंड टेक है जिसके बाद एक परफेक्ट सोसाइटी बनने लगती है, उसमें लगता है समय, और जहां समय लगता है उसको हम हिस्टोरिकल मेथड में डाल देते हैं, या हिस्टोरिकल मेटरलिज्म कहते हैं उसको, ठीक है। और हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में जो अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगी, हिस्ट्री में आपको पता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुई है जो हमने देखा है आगे, उसके लिए एक अलग से हमने टीनेट बना रखा है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको इसमें, जब आप अपनी किताब से भी पढ़ेंगे तो आपको वही दिखेगा जो मैंने बताया है। यहां पर क्या होता है, अंत में हमें मॉडर्न वर्ल्ड में क्या दिखता है? एक्सप्लॉयटेशन। कौन से दो ग्रुप दिख रहे हैं? देखो, ये मॉडर्न के हैं। जी, तो ये है आपके क्लास, इसीलिए मैंने कहा था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वही बता रखा है, सिंपल से याद है कि हमारा जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग हमारी एंशिएंट से शुरू होती है, एंशिएंट में होता है मास्टर ऑफ स्लेव, मिडिवल में है आपके, मिडिवल में है लॉर्ड और सर्फडम, और मॉडर्न में क्या है आपके, जिसे आप बोर्गियोसिस कहते हैं, और प्रोली, ठीक है। पर हम इन जनरल इसे क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सर हिस्टोरिकल इसको इसीलिए रखा गया क्योंकि जो मटेरियलिज्म की जो हिस्ट्री थी, जो बैकग्राउंड था, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ एंशिएंट से, और वो आज कंटेम्परेरी में नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जी, इसलिए उसका नाम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पड़ गया, इसका नाम क्लास कॉन्फ्लिक्ट पड़ गया। जी, राइट? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनी, और याद करिए मैंने बताया था कार्ल मार्क्स ने अकेले नहीं लिखी है, इसमें एंजल का भी योगदान है। फिलहाल हम 1848 की बात करते हैं, कब बनी थी ये? देखो, जो भी बात मैंने आपको बताई है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है कार्ल मार्क्स ने दी है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो भी हमने देखी थी कि हर युग में हमने देखा कि एक ने शासन किया है और एक ने शासन नहीं किया है, एक का शोषण हुआ है। तो ये बात कहां बताई है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। अच्छा, एक बात और बता रखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, उसने क्या कर रखा है कि अगर मैं एंशिएंट और मिडिवल को एक साथ डाल सकता हूं। कैसे? एंशिएंट और मिडिवल में हमें क्या दिखता है, एंशिएंट और मिडिवल में हमें क्या दिखता है कि यहां पर एंशिएंट में होता है आपके मास्टर और यहां पर स्लेव, मिडिवल में होते हैं आपके लॉर्ड और सर्फडम। तो इनमें सिमिलरिटी ये है कि यहां पर हमें दोनों इक्वल क्वांटिटी में ही दिखते हैं, दोनों ज्यादातर क्या दिखते हैं? इक्वल क्वांटिटी में। पर वही जो मॉडर्न है, मॉडर्न के समय में हमें क्या दिख रहा है, एक तरफ हो गई आपकी कैपिटलिस्ट क्लास और एक तरफ हो गई वर्किंग क्लास। तो मॉडर्न में हमें क्या दिखता है कि हमेशा वर्किंग क्लास क्या रही है? मेजोरिटी में। और कैपिटलिस्ट क्या क्लास क्या रही है? और माइनॉरिटी भी बहुत छोटी। आज मुझे बताइए, भारत की स्थिति ले लीजिए, भारत में लगभग कहा जाता है 140 करोड़ की जनसंख्या है। 140 करोड़ की जनसंख्या में आपको पता है कि इसमें जो बिलियनर्स हैं, यानी कि जो बहुत अमीर लोग हैं, वो लगभग माने जाते हैं 2 से लेकर 4% के बीच में माने जाते हैं। कितने? अब आप समझ सकते हैं हालत देखिए, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बता रखी है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक बात और बता रखी है कि एक ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, यहां पर मैं नया पेज इस्तेमाल करता हूं, एक सेकेंड। प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात कर रखी है। किसकी कर रखी है? ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है? देखो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब होता है, प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत पुराना। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि पुराना साम्यवाद। अब क्वेश्चन है, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये जो साम्यवाद की जो आइडियोलॉजी है ये तो कार्ल मार्क्स ने दी है, यानी कि सर ये साम्यवाद तो 19वीं सेंचुरी में आया है, आप तो ये कहोगे ना। तो याद रखना वो एक कम्युनिज्म है,
पर जो प्रिमिटिव साम्यवाद है ये बहुत पुराना है। ये कहां से आया? ये आया, याद करिए, हमने पढ़ा है कबीलों के बारे में। स्टार्टिंग में क्या होते थे हमारे? कबीले। कबीले कबीले होते थे, जहां पर आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं बैंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? बैंड सोसाइटी मतलब कबीले। कबीले होते थे। अब मुझे बताओ, जब कबीले होते थे वो लोग मिलके काम करते थे। वो कोई भी काम करेंगे, खेती करेंगे मिलके करेंगे, शिकार करेंगे मिलके करेंगे। यानी कि वो वहां पर एक प्राइवेट प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, सब मिलके काम करते थे, वो सबका होता था। तो इसी चीज को कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी थी। बिल्कुल सर। वहाँ पे मतलब क्या है क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्शन होता था उसमें कॉमन ओनरशिप होती थी। क्या होती थी? कॉमन ओनरशिप। और कबीले का एक राजा होता था। कबीले का एक राजा होता था, वो क्या करता था, सबको बराबर बांट देता था। तो असल में जो कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया गया है वो पुराना है असल में। इसे कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। अब जितनी तरक्की होती रही, जितना विकास होता रहा, तो फिर वो प्राइवेट ओनरशिप आने लगी। जहां प्राइवेट है वो ओनरशिप आने लगी, तो आपको पता है फिर एक मास्टर स्लेव बनने लगे, फिर लॉर्ड और सर्फडम बनने लगे, फिर आपकी कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास होने लगी। तो फिलहाल याद रखना, आपसे पूछा जाता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है। तो प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, और कम्युनिज्म है साम्यवाद। और कबीला आप देख लो, पुराने जो एंशिएंट टाइम था। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? यस सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, समझ में आएगा तो बहुत आसान है। आइए थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू समझते हैं। ये वैसे मैंने पढ़ा रखी है आपको, अगर आपको याद हो। ठीक है, सर पढ़ाई हुई। ठीक है, कुछ याद है इसका क्या मतलब था? ये सर जो एक्चुअली में जो प्रोडक्शन होता है, जैसे 100 रुपए का हमने प्रोडक्शन किया और 60 रुपए का प्रोडक्शन किया, 100 रुपए में सामान बिक गया जी कोई भी, तो जो 40 रुपए है ना, वो कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेते हैं और वो सरप्लस अमाउंट होता है, वो उन्हीं का प्रॉफिट होता है, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये प्रोलिटेरिएट तक नहीं पहुंचता। जी, गुड, वेरी गुड, सही कहा आपने। ठीक है, गुड। अब इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, देखो सबसे पहले तो याद रखना, जो इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ इससे पहले जो हमने थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ी है, वो जुड़ी होती है सोसाइटी से, तो इसीलिए वो सोशियोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? सोशियोलॉजी। आप जानते ही हैं, आपका एक ऑप्शनल में सोशियोलॉजी भी ऑप्शन होता है, और मैंने कहा था आपको कि आप सोशियोलॉजी भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि वो सोसाइटी से जुड़ा है। क्योंकि क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहां देख रहे हैं हम? समाज में देख रहे, नहीं देख रहे? हर युग में समाज में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यानी कि सोशियोलॉजी का विषय कौन सा? थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की बात करूं, किसकी? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये हमारा जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये जुड़ा हुआ है आपके इकोनॉमिक्स से। पहले तो ये समझ लो, ये किससे जुड़ा हुआ है, इसका बेसिस क्या है? इकोनॉमिक्स। यानी कि इसको इकोनॉमिक्स से बेटर आप इसको लिखे इकोनॉमिक बेसिस, लिखे इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, जो इकोनॉमिक बेसिस पे आधार है, तो आप समझ गए होंगे ये असल में मार्क्स की एक आलोचना थी। मार्क्स की एक आलोचना थी किसके प्रति? कैपिटलिज्म के। किसके अगेंस्ट थी? ठीक है, जैसे मेरे ना मैं उस दिन बोला था, मेरे नोट्स इंग्लिश हिंदी में रहते हैं, तो और बिलीव मी वो माइंड को ना ज्यादा याद करता है, क्योंकि मोनोटोनस नहीं होता ना माइंड, अचानक हिंदी सामने आती है। तो देखना, इसको आजमाना, आपको मजा आएगा। तो मार्क्स असल में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या थी? मार्क्स की एक आलोचना थी किसके प्रति? अगेंस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब इसमें उन्होंने क्या बताया था, आप सभी एक सेकेंड, कहां गया?
अब देखिए, इसमें मार्क्स ने, आपके जो मार्क्स साहब हैं, उन्होंने आपको 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। कौन कौन से थे कुछ? हाँ, सर सेल, ओके, CELL, दैट इज कैपिटल, हाँ, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, एंड सर वो जो उसमें आता है वो बेसिकली प्रॉफिट आता है, ओके, ई है ना, तो जी। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट आता है। जैसे आपने सेल से याद कर रखा है ना, सेल हमारा आज के समय में पढ़ते हैं। मार्क्स ने दिया था सोल, मार्क्स ने ये दिया था। सी से कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, लिख लीजिए बाकी लोग। जैसे सेल आपका आज के हिसाब से बिल्कुल सही है, पर मार्क्स ने सोल दिया था, COLL। हो गया? यस सर, सभी लोग का हो गया? यस सर, अब जो मार्क्स ने COLL दिया था, इसमें से मार्क्स ने लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को स्टेराइल बता रखा था। स्टेराइल का क्या मतलब हुआ? इनएक्टिव, बिल्कुल, जो पैसिव फॉर्म, जो प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन जाकर नहीं कर सकता। यानी कि मुझे एक बात बताओ, क्या लैंड जो है, अगर आप उसमें खेती नहीं करोगे या कोई फैक्ट्री नहीं बनाओगे तो लैंड अपने आप प्रोडक्शन करेगी? नहीं सर, अब जो कैपिटल होती है, बैंक से लोन लेते हैं, आपने बैंक से लोन लिया, क्या अपने आप प्रोडक्शन हो जाएगा? अब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, क्या वो अपने आप काम करेगी जब तक उसमें मैनेजमेंट नहीं होगा? अच्छा, ठीक है। यानी कि लैंड कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं कर सकता। ये अपने आप काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये काम नहीं करते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो इनको सपोर्ट किसका होता है? क्योंकि लेबर ही लैंड में जब काम करेगा तो प्रोडक्शन होगा, लेबर ही जब कैपिटल से जुड़ेगा तो प्रोडक्शन होगा, लेबर ही जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो प्रोडक्शन होगा। तो मेन कीवर्ड क्या है? सर लेबर, तो यानी कि यहां तक हो गया सबका? इरेज कर रहा हूं मैं, कर दूं? तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है, किसी भी प्रोडक्शन में, आपको पता है प्रोडक्शन में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, उत्पादन बाहर आते हैं, और प्रोडक्ट्स की हमेशा कोई वैल्यू होती है। हमेशा क्या होती है? वैल्यू। और वैल्यू जो होता है, समाज में हम वैल्यू को तोलते हैं, किस फॉर्म में तोलते हैं? उसके प्राइस से। तो पहले तो ये समझ लीजिए, प्रोडक्ट में असल में जो वैल्यू डालता है वो डालता है लेबर। कौन डालता है? देखिए, कार्ल मार्क्स की बात बिल्कुल लॉजिकल बात है, बात समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट में अगर कोई वैल्यू डालता है, यानी कि एक प्रोडक्ट आपके सामने तैयार होके आता है जिसे आप खा सकते हैं, पहन सकते हैं, वो जो वैल्यू है उसकी, वो कौन डालता है? लेबर। तो लेबर का कोई प्राइस होना चाहिए, और अगर लेबर का आप बिल्कुल सही प्राइस देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल प्राइस। ठीक है, मतलब जितनी उसने मेहनत करी है, जितना उसने वैल्यू डाला है, अगर उस हिसाब से उसको अदा किया जा रहा है तो है नेचुरल प्राइस। बट समस्या क्या है, अगर आपको सोसाइटी मिलती है कौन सी? कैपिटलिज्म वाली। और कैपिटलिज्म का बुनियाद है आपका कौन सी डॉक्ट्रिन है? लेसेस। कैपिटलिज्म जो है वो किस डॉक्ट्रिन के बुनियाद पे चलता है? लेसेस फेरे। क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं यहां तक? क्या मैं इरेज कर सकता हूं? Yes, sir. जी सर। अब आप सभी जानते हैं, लेसेस फेरे को आपने पढ़ा है। लेसेस फेरे जो है वो चलता है इनविजिबल हैंड में।
इनविजिबल हैंड का क्या मतलब है? ये होता है यहाँ पर दो हाथ कौन कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या है आज के समय पर आप सभी जानते हैं। अच्छा मुझे एक बार बताइए, डिमांड को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, डिमांड को मैं क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट। के मतलब कांस्टेंट ना, के मतलब कांस्टेंट। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? सप्लाई बहुत बढ़ा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सप्लाई को, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बहुत बढ़ा दी, तो प्राइस क्या होंगे? ज्यादा या कम? डिक्रीज। यही होता है। आप सभी जानते हैं हर देश में हालत क्या है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि लेबर इजीली अवेलेबल है। लेबर क्या है? इजीली। क्योंकि आपने अभी देखा कि सप्लाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, तो प्राइस क्या हो जाते हैं? है ना? तो यहां पर आप सप्लाई को रख सकते हैं पॉपुलेशन से। तो अगर सप्लाई बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? तो प्रॉब्लम क्या होगी आज के समय पे? जो हमारा लेबर है, जो रियल वैल्यू को प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रोडक्ट की रियल वैल्यू कौन देता है? लेबर। पर उसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत लो है। यही तो होता है, होता नहीं होता? बिल्कुल। अब एक बात ध्यान से सुनना, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि असल में क्या होता है ना, लेबर अपना फुल एफर्ट देता है, यानी कि उसका जो होता है वो नेचुरल प्राइस ही होता है हमेशा। क्या होता है? नेचुरल प्राइस। पर नेचुरल प्राइस में दिक्कत क्या होती है? जब सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, तो जितनी सप्लाई बढ़ेगी, लेबर का नेचुरल प्राइस में शेयर कम होता जाता है। जैसे इसको नेचुरल प्राइस समझ लो, सप्लाई अगर जितनी बढ़ेगी तो उसका लेबर का शेयर कम होता जाएगा। ये लेबर का शेयर समझ लो, जो मैंने शेड कर दिया है ये लेबर का शेयर है, और ये जो ब्लैक में है ये आपके प्रॉफिट है। ये क्या है? और प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है? और बिकॉज ऑफ मार्केट, ये जो बचा कुचा जो रिमेनिंग है, ये किसके हिस्से में जाता है? तो असल में जो ये रियल वैल्यू है, यानी कि जिसे हम नेचुरल प्राइस कहते हैं, ये पूरा कैप्सूल क्या है? ये नेचुरल प्राइस है। पूरा कैप्सूल क्या है? पर मार्केट क्या करती है? मार्केट चलती है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता कौन है? जिसकी ओनरशिप नहीं होती है, जिसकी ओनरशिप नहीं होती है। और यहीं से आ जाओ, यहीं से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को। गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती हैं? ये तो होती हैं, ओनरशिप आपकी होती है। नहीं सर, गवर्नमेंट की होती है। इसीलिए याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको हमेशा हमेशा आप कुछ भी, आप नौकरी की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाज में आपको तभी वैल्यू मिलती है, क्योंकि समाज के लोग ही ऐसे हैं। पर हमेशा अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास हमेशा होनी चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, हम सब में एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को काइंडली कन्वर्ट करते रहिए किसमें? बैलेंस बना। लेबर बनने के लिए आगे मत बढ़िए लाइफ में, अपनी जिंदगी, समझ रहे हैं? तो ये है आपका, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। क्या मैं समझा पाया?